दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल थिंक आइस पर आप सभी का स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और हमारा जो ये बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के लिए जो हमारा करंट अफेयर क्लास चल रहा है उसका यह अगला सीरीज है जिसमें हम बिहार के करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे। साथ ही में उससे जुड़ा हुआ जो भी महत्वपूर्ण स्टैटिक्स होगा हमारा, मैं उसका भी अध्ययन करूँगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए कम से कम 17वीं एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको करंट अफेयर साथ साथ संबंधित जो स्टैटिक्स होता है उसका भी अध्ययन होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीक़ा से यूपीएससी एग्ज़ाम के परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आया है, जिस तरीक़ा से प्रश्न के पैटर्न में बदलाव आया है और गहराई में अंतर हुआ है। आप देखेंगे पहले कि 63-64 जिस तरीक़े से एग्ज़ाम हुआ है और जो अभी 68-69 हुआ है, उसके प्रश्न के प्रकृति में काफ़ी भिन्नता है। और इस भिन्नता को समझते हुए मैं जब भी आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उस भिन्नता को समझते हुए उस चीज़ को अपने इस एपिसोड में, चाहे जो हमारा यह जो भी क्लास का जो है, उसमें मैं डालने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका जो है तैयारी बेहतर तरीक़ा से हो सके और संपूर्ण हो सके। तो हमारा अगला करंट अफेयर सीरीज़ है और इसमें हम बिहार के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथ में जो भी आप लोगों के प्रचलन में जो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, जिस तरीक़ा से आप अध्ययन करते हैं स्पीडी, तो स्पीडी से जो हम फैक्ट को लेते ही हैं, साथ-साथ हम इससे जुड़ा हुआ जो संबंधित टॉपिक का स्टैटिक्स होता है, हम उस पर भी डिबेट कर लेते हैं ताकि आपका अध्ययन बेहतर हो जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला जो करंट अफेयर है वह यह है कि फरवरी 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय जिले के बरौनी ब्लॉक के जिस पंचायत में ऐतिहासिक पहल स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति का उद्घाटन किया, वह गांव कौन सा है? तो एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न बनता है। पहले अगर देखेंगे कि 63-64 बीपीएससी में जो भी प्रश्न आया है उसमें 1-2 बार आ जाता है कि बिहार से जो भी मंत्री होते हैं या जो लोग केंद्रीय मंत्रालय में होते उनके बारे में पूछ लिया। जैसे नित्यानंद राय जी के बारे में पूछ लिया गया था 65-66 में कि नित्यानंद राय जी जो है भारत के कौन से केंद्रीय मंत्री है, ठीक ना। उसी प्रकार से गिरिराज सिंह की जी के बारे में पूछा जा सकता है। तो गिरिराज सिंह जी हमारे जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री है। तो याद रखिएगा कि जो बिहार से हैं कि गिरिराज सिंह जी, उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो भी बेगूसराय जिले में ही है। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है अभी, ठीक ना। और उन्हीं के द्वारा एक इस कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसका नाम उस कार्यक्रम का है कि स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति। यह एक पहल है, इसकी शुरुआत उन्होंने की है और यह उन्होंने बरौनी अपने ही जो उनका संसदीय क्षेत्र है, यानी जहाँ से वो चुन के आते हैं, वहीं एक बरौनी जो ब्लॉक है उसके पंचायत है पपरौर ग्राम पंचायत से शुरू किया है। तो पपरौर ग्राम पंचायत शुरू किया, याद रखिएगा। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं कि 13 फरवरी 2024 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट अशोक चौधरी जी हैं, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। बजट कितना का है? तो इस साल जो बजट पेश किया है उनका आप तस्वीर देख सकते हैं। सम्राट चौधरी जी का यह तस्वीर है। तो इनके द्वारा जो बजट पेश किया गया उस बजट का मूल्य याद रखिएगा कि कितना का बजट है। तो 2,78,725.72 करोड़ रुपया का है। तो लगभग याद रखिएगा 2,78,725 रुपया का है। तो 2,78,725 करोड़ का यह बजट है। तो यह याद रखिएगा, यह बजट कितना का है? 2,78,725 करोड़ रुपये का यह बजट है बिहार का, और ये सबसे बड़ा बजट है, अभी तक का बजट है। चलिए देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ स्टैटिक्स जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई बजट क्या है। तो देखते हैं कि बजट जैसा शब्द की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है। पहला तो आप याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आ जाए कि बजट का जो उल्लेख है हमारे संविधान में, तो ऐसा कुछ नहीं, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 जो बजट से जुड़ा हुआ था, ये भी याद रखिएगा कि हमसे प्रश्न आ सकता है आपसे कि बजट से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है? तो 112 है, क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि अनुच्छेद 8 के लिए भी 3-4 प्रश्न आ ही जाता है। पूरे अगर बीपीएससी 150 प्रश्न होता है तो 150 प्रश्न में 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आर्टिकल पर भी होते हैं, आधारित होते हैं। तो बजट, चूंकि अब ऐसा नहीं कि सारा आर्टिकल बैठ के याद करने लगना है, ऐसा कुछ नहीं होता इस एग्जाम के लिए। चूंकि मैं भी इस एग्जाम को दिया हूँ, मैं भी पास किया हूँ इस एग्जाम को। तो पूरा जो, लेकिन जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो ऑपरेशनल है, जिनका निरंतर यूज होता है, जो निरंतर चर्चा में होता है, वैसे चीज़ों का तो याद होना चाहिए। तो देख लेते हैं बजट की जो चर्चा है। बजट का जो हम जहाँ से निकल के आए हमारे संविधान के जिस अनुच्छेद से 112 से आए हैं, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 112 है जहाँ संघीय बजट की चर्चा है, ठीक ना। अब बजट जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, हमारे 112 में यह कहा गया है
वहाँ एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया। जो अनुच्छेद 112 उसमें सीधा लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका हम तात्पर्य आज का बजट से लगाते हैं। बजट में क्या होता है कि भारत सरकार के आय एवं व्यय की चर्चा होती है। जो बजट होता है उसमें भारत सरकार की आय एवं व्यय की चर्चा होती है कि भाई एक साल में सरकार कितना प्राप्त किया और कितना खर्चा करेगा, मतलब सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। आप बजट जब डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारा जो प्राप्ति होता है उसके बारे में चर्चा होती है कि प्राप्ति कहाँ से आ रहा है, व्यय कहाँ होगा। तो उस पर डिबेट होता है, पूरा पूरा उसका विवरण दिया होता है। तो बजट में इसी चीज़ की चर्चा होती है कि एक साल में हम कहाँ आय का मेरा साधन क्या है और हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, और नई नई योजनाओं का भी चर्चा होती है। जो और जो पुरानी योजनाएं होते हैं उसके लिए जो बजट का एलोकेशन होता है उसका भी वर्णन होता है। तो बजट तैयार कौन करता है, पीटी के दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं। तो बजट तैयार कौन करता है, तो याद रखिएगा कि वित्त मंत्रालय में जो आर्थिक मामलों के विभाग है, आर्थिक मामले के विभाग का एक बजट प्रभाग है, उसके द्वारा बजट तैयार किया जाता है। तो याद रखिएगा बजट कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय के एक आर्थिक मामलों के प्रभाग है, विभाग है, उसी के द्वारा यह बजट तैयार किया जाता है। तो आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय का दिन आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का दिन आता है, इस बात को याद रखिएगा। और उसी प्रकार राज्य के, चूंकि अभी हम राज्य के देख रहे हैं, राज्य का जो बजट है उसका कहाँ से स्रोत आता है, तो उसका भी देखेंगे कि अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्यपाल को राज्य विधानसभा के सामने राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण रखना होता है। और जो एक साल में जो हमारा प्राप्ति कहाँ से होगा, कितना होगा, अनुमान एक प्रकार का होता है, और उसका जो व्यय हम कहाँ कहाँ करेंगे उसका टोटल विवरण होता है, उसकी चर्चा बजट में होती है। और राज्य के लिए जो बजट है उसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में इसका वर्णन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में राज्य के बजट से संबंधित चर्चा है, जबकि अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट से संबंधित चर्चा है। बजट कौन बनाता है, तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा बजट तैयार किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारे लिए, स्टैटिक्स था, उसको देखना जरूरी था। जो बजट है बिहार 2024 का जो बजट पेश हुआ है, उस बजट में 24-25 के लिए जो बजट है उसमें सबसे अधिक फोकस है, सबसे ज़्यादा खर्चा किसके लिए है, तो शिक्षा पर है। ये पिछले 2-3 वर्षों से देख लेंगे कि शिक्षा पर ज़्यादा है। जो हमारा सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर हम ज़्यादा बल दे रहे हैं, क्योंकि देखेंगे कि बिहार जो है मुख्य रूप से बिहार में देखेंगे कि हम जो विकास करना चाहते हैं तो ह्यूमन कैपिटल के लिए जो ज़्यादा जरूरी होता है वो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षा है, चिकित्सा है। इन चीज़ों पर हम ज़्यादा बल देते हैं। और बिहार सरकार का जो मॉडल है, यानी श्री नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है वह मुख्यतः सामाजिक जो अवसंरचना है उस पर बल देता है। तो यहाँ याद है, ध्यान दीजिएगा कि जो अवसंरचनाएं हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक आर्थिक अवसंरचना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोड, सड़क, बिजली, इन सब चीज़ों पर बल दिया जाता है। पुल हो गया, पुलिया हो गया, उसका निर्माण किया जाता है। जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको देखें कि स्किल है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन चीज़ों पर ध्यान ध्यान दिया जाता है ताकि ह्यूमन कैपिटल का निर्माण हो सके। एक तरफ हम इकोनॉमिक कैपिटल की बात करते हैं ना कि इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ह्यूमन कैपिटल, चूंकि बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है, आप देखते हैं कि बिहार में युवा वर्ग ज़्यादा है, और बिहार की सबसे बड़ी समस्या फिर बिहार विकसित तभी बनेगा जब बिहार के लोग स्किलफुल हो जाएंगे, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और लोग को हम जितने लोग हैं ह्यूमन कैपिटल में तब्दील करना होगा। जो अब एक कहते हैं ना कि जो पॉपुलेशन होता है ना, तो जनसांख्यिकीय लभ्यांश की स्थिति जो होता है उसमें बिहार है, लेकिन जनसांख्यिकीय लभ्यांश की स्थिति तभी हम पैदा कर पाएंगे या फिर उसका लाभ उठा पाएंगे जब हम अपने जनता को स्किल दे पाएंगे। अन्यथा जो जनसांख्यिकीय लभ्यांश है वही जो है जनसांख्यिकीय अभिशाप भी बन जाता है कि जब स्किल नहीं होगा तो फिर लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी तक भारत और बिहार की स्थिति यही रही। तो यही हमारा जो मुख्यमंत्री जी है हमारे, वो उनका मुख्य बल यही है कि हम लोगों को स्किल प्रदान करें, शिक्षा दें। इसलिए हमारा जो बजट है उसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन सोशल सेक्टर पर होता है, उसमें भी शिक्षा पर सर्वाधिक फोकस होता है, शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च किया जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करंट अफेयर है कि बिहार के प्रसिद्ध हिंदी एवं मैथिली साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खां का निधन हो गया, वह किस जिले से संबंधित है, तो ये एक साहित्यकार हैं और इनका निधन हो गया है, और इनका नाम उषा किरण खान है। इनका संबंध जो है दरभंगा जिला से है, तो ये दरभंगा जिला से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फरवरी 2024 में कृषि विभाग बिहार द्वारा CII के सहयोग से राज्य कृषि यंत्रीकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पटना में किया गया है। तो 2024 में कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा जो है CII के सहयोग से राज्य कृषि यांत्रिकरण मेला, उसको हम एग्रो बिहार भी कहते हैं, एग्रो बिहार मेला कहेंगे, आयोजन पटना में हुआ है। तो चूंकि आप जानते हैं कि बिहार में जो इकोनॉमिक है मुख्य रूप से कृषि आधारित है, क्योंकि हमारे यहाँ औद्योगिकरण अभी बहुत तेज हुआ नहीं है, या फिर यूँ कहें कि बिहार का औद्योगिकरण अभी एकदम बाल्यावस्था में है, औद्योगिकरण हुआ ही नहीं है।
तो मुख्य रूप से हमारा जो फ़ोकस होता है कि हम एग्रीकल्चर में उन्नयन करें, एग्रीकल्चर को जो कृषि हमारा उसको बेहतर करें। और कृषि की मुख्य समस्या क्या है ना कि हमारे यहाँ कृषि जो है अभी भी परंपरागत तकनीक पर आधारित है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं है, अभी भी लोग जो है पुराने तकनीक के सहारे जो है कृषि करते हैं और इसीलिए उत्पादकता बिहार का बहुत कम है। भूमि अनुर्वर भी हो रही क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होने के वजह से लोग जागरूक नहीं है, इसके वजह से कृषि का बेहतर स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो देश विकसित हुए हैं उनका विकास का एकमात्र माध्यम यह रहा है कि औद्योगिकृत हुआ है तभी विकसित हुआ है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, न्यूजीलैंड को देखेंगे, अर्जेंटीना को देखेंगे, यह वह देश है जहाँ औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, या फिर यूँ कहें कि बहुत बड़ा-बड़ा उद्योग नहीं है यहाँ। एकदम बहुत बड़ा-बड़ा लोहा का कारखाना, बहुत बड़ा-बड़ा उद्योग नहीं है। यहाँ छोटे-छोटे स्मॉल एमएसएमई उद्योग हैं, जो एग्रीकल्चर से, पशुपालन से, मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। और ये देश वो देश है जिनके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बेहतर स्थान आता है और विकसित माना भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार का विकास तभी होगा जब बिहार में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगा, ऐसा भी नहीं है। बिहार में अगर बेहतर एग्रीकल्चर हो जाए, बेहतर लोग स्किलफुल हो जाए और बिहार में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो भी उद्योग है उसका बेहतर स्थापित होता है, नेशनल फूड पार्क की जो हमारे यहाँ जो परियोजना है उस तरीके के फूड पार्क आ जाए, तो बिहार का भी विकास संभव है। बिहार में पशुपालन, मत्स्य पालन बेहतर हो जाए तो बिहार का भी विकास संभव है। तो इसीलिए एग्रो मेला लगता है कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो भी इनोवेशन टेक्नोलॉजी जहाँ भी दुनिया के अंदर एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाया जाए, यांत्रिकरण हो सके, बिहार में नया टेक्नोलॉजी आ सके, उसके लिए जो एग्रो मेला इस साल लगा है उसका कहाँ आयोजन हुआ है, तो पटना में हुआ है। तो याद रखिएगा कि 2024 का जो कृषि यांत्रिकरण मेला लगा है वो कहाँ लगा है, तो पटना में लगा है, बिहार में। चलिए सॉरी, आगे देख लेते हैं कि फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बिहार पर्यटन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो बेस्ट डिजाइन एवं डेकोरेशन। याद रखिएगा एक आयोजन हुआ है, मार्ट हुआ था, आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट मुंबई में हुआ था, वहाँ बिहार पर्यटन भी शामिल हुआ था। बिहार पर्यटन को बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन से सम्मानित किया गया। तो आप जानते हैं कि बिहार में जो है ऐतिहासिक स्थलों का भरमार है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं शुरुआत जो है बिहार से होता है। जब हम बिहार 16 महाजनपद जब पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद जहाँ से राज्य की, साम्राज्य की बात होती है, हड़प्पा सिविलाइजेशन जब पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का तो हम देख ही रहे कि वो मुख्य रूप से इंडिया पाकिस्तान में है और उसका सरस्वती सिंधु का क्षेत्र है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक, जब हम राज्य साम्राज्य की बात करते हैं तो बिहार की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। हम 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में ही थे और बाद में चल के अशोक सम्राट है, मौर्य सम्राट जो है, मौर्य साम्राज्य का जो निर्माण हुआ है उसका भी आधार स्थल, उसका क्षेत्र जो है मुख्य रूप से बिहार था, राजधानी बिहार था। तो इसलिए बिहार में ऐतिहासिक स्थलों की कमी नहीं है और बिहार में प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थल बहुत सारे हैं। लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में बिहार अभी बहुत पीछे। जब देखेंगे कि जितने भी पर्यटक विदेशी हो चाहे देश के अंदर जितने भी पर्यटक आते और जाते हैं उसमें बिहार का स्थान काफ़ी कम है। उसका मुख्य वजह क्या है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है और सिविक सेंस का भी बहुत ज़्यादा अभाव है। सॉरी, बुरा लगेगा लेकिन ये हमारे यहाँ भी बिहार में सिविक सेंस बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है। तो इसलिए हमारा जितना ज़्यादा एडवांटेज है इन क्षेत्र में हम उसका लाभ नहीं उठा पाए हैं। तो हमारे यहाँ बिहार पर्यटन क्षेत्र जो है भिन्न भिन्न जो जो भी टूरिज़्म होता है, जो भी मार्ट होता है, कहीं भी मेला सम्मेलन होता है तो हमारे जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसमें भागीदार निभाती है। तो यहाँ भी अभी मुंबई में आयोजित हुआ था आउटबाउंड टूरिज़्म मार्ट, उसमें बिहार का पर्यटन विभाग गया था और वहाँ उसको बेस्ट अवार्ड मिला है। तो बेस्ट डिज़ाइन एवं डेकोरेशन में अवार्ड प्राप्त हुआ है। चलिए देख लेते हैं बिहार के इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोटिव को ई व्हीकल क्षेत्र में बेस्ट स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया। इस स्टार्टअप का संस्थापक कौन है, तो बिहार के इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव को, तो बिहार के इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव को, तो इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव बिहार की कंपनी है, उसको ई व्हीकल क्षेत्र में बेस्ट स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस स्टार्टअप का संस्थापक कौन है, तो धीरज कुमार है। तो आप देखते हो कि स्टार्टअप कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि भाई स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरीके के योजनाएं, हमारी इस तरीके के जो है योजनाएं भी चल रही है केंद्रीय स्तर पर, ताकि भारत के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का बेहतर तरीका से विकास हो सके। क्योंकि इसी माध्यम से हम विकसित बनेंगे, क्योंकि भारत तभी विकसित होगा जब एंटरप्रेन्योरशिप का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसमें स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और चूंकि पूरे भारत में बहुत तेज गति से स्टार्टअप बढ़ रहा है, लगभग 2.5 लाख स्टार्टअप हुआ है, उसमें बिहार की संख्या निश्चित तौर पर कम है, लेकिन बिहार भी इस क्षेत्र में अब तेज गति से प्रगति कर रहा है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं स्टार्टअप कंपनी किसको कहते हैं। तो कंपनी
वैसे कंपनी को स्टार्टअप कंपनी बोलते हैं जो अभी संचालन के शुरुआती दौर में होता है। कहने का मतलब कि पूरा अगर विकसित नहीं है, वो शुरुआती दौर में संचालन, उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप था, आइडिया था, उसके कारण एक कंपनी डेवलप किया। और यह ऐसे कंपनी ऐसे उत्पाद या सेवा का विकास करना चाहती है जिसका बाजार में मांग होता है। जो स्टार्टअप कंपनी तभी फूलेगी फलेगी ना, क्योंकि वो शुरुआती दौर में है, लेकिन वो डिमांड को पकड़ लिया है। उसको पता है कि किसका मांग है, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वस्तु का उत्पादन का हो, कोई भी चीज़ का जिसका डिमांड वो समझती होगी। आमतौर पर ऐसी कंपनी जो होता है उसका उच्च लागत और सीमित राजस्व के साथ शुरू होती है। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है इस तरह की कंपनी में, लेकिन उसका जो शुरुआती होता है, चूँकि शुरुआती दौर में होता है, तो उसका जो आय होता है, रेवेन्यू होता है, वो कम कलेक्शन होता है। इन कंपनियों के पास आमतौर पर पूरी तरीक़ा से विकसित व्यवसाय मॉडल नहीं होता, चूँकि अपने अपने शुरुआती दौर में है, अपने जीवन काल के शुरुआती दौर में यह कंपनी होता है, तो इनके पास एक फिक्स्ड या व्यावसायिक मॉडल नहीं होता। और उनके मॉडल में पर्याप्त रूप से नवाचार प्रयोग होते रहता है, चेंजिंग होते रहता है। और इसमें नवाचार को प्रयोग को प्रोत्साहन भी मिलता है। यही वजह है, क्योंकि इसमें चेंजिंग होते रहता है, मॉडल अभी फिक्स नहीं हुआ है, शुरुआती दौर में है। साथ में देखेंगे कि जो इस तरीके की कंपनी होती है उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होता, उनको पूंजी की हमेशा ज़रूरत होती है। तो इस तरह के कंपनी को हम स्टार्टअप कंपनी बोलते हैं। और जब तक स्टार्टअप का एक माहौल डेवलप नहीं होगा, एक क्लस्टर विकसित नहीं होगा, तब तक भारत विकसित नहीं बनेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि चीन का जो विकास हुआ है, चीन अभी $12 ट्रिलियन पर पहुंच गया, और हम अभी $5 ट्रिलियन तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। जबकि एक टाइम था कि चीन और हमारी अर्थव्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं थी। हम लोग 60 के दशक में लगभग बराबर थे। 280 बिलियन डॉलर हम लोग की जीडीपी था। लेकिन अभी चीन जो है इतना ज़्यादा विकसित हो गया है कि लगभग भारत से $12 ट्रिलियन तक पहुंच गया है चीन। और जबकि अभी हम $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखे हैं। तो चीन का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें स्टार्टअप कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुत सारे कंपनी का स्थापना हुआ, तो हमारे देश में भी इस तरीके का पहल शुरू किया गया। चलिए देख लेते हैं आगे जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो जाता है कि 17 से 19 फरवरी तक बिहार के किस जिले में नई पक्षी महोत्सव 2024 का अभ्यारण किया गया है। तो इसका जमुई जिला है। तो एक नागी जो पक्षी अभ्यारण है वहीं पर जो है इसका शुभारंभ किया गया है, मतलब पक्षी महोत्सव। तो आप जानते हैं कि हर साल बिहार में नीतीश कुमार जी इस पहल को शुरू किए थे 2-3 साल से। पक्षी महोत्सव होता है जो नागी नट्टी हमारे यहाँ एक काफ़ी प्रसिद्ध जमुई जिला में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहीं पर ही होता है। और जो पक्षी महोत्सव उत्सव होता है उसका नाम कलरव रखा गया है। तो याद रखिएगा कि कलरव शब्द क्या है। तो बिहार में पक्षी महोत्सव होता है, उसका नाम कलरव है। अब नागी नट्टी को देख लेते हैं। तो नागी नट्टी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह पक्षी अभ्यारण्य है। याद रखिएगा क्योंकि पक्षी अभ्यारण्य है। और जो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसके द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया गया है। और हाल में यह काफ़ी चर्चा में रहा। इसका एक बड़ा वजह यह रहा कि रामसर जो स्थल है, रामसर साइट्स है, इन दोनों को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो रामसर सूची में शामिल हो गया। तो बिहार में कुल 3 हो गए हैं। एक तो कांवरताल झील हो गया जो बेगूसराय का है, दूसरा नागी नट्टी जो जमुई के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको भी शामिल किया गया। और पूरे बिहार में 3 रामसर स्थल शामिल हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर है कि फरवरी 2024 तक बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया गया। तो ये खादी मेला सह उद्यमी बाजार लगा है, वो किस जिला में हुआ? तो भागलपुर में हुआ। याद रखिएगा यह 6 से 16 फरवरी तक चला था। और बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया गया? तो भागलपुर में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 15 फरवरी 2024 को 8वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2024 में बिहार के सब जूनियर लड़कों और लड़कियों की रग्बी टीम ने कौन सा पदक लगातार तीसरी बार जीता है? तो स्वर्ण पदक। याद रखिएगा स्वर्ण पदक तीसरी बार लगातार जीता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा 7 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आयुष विभागों से संबंधित मंत्रियों एवं अधिकारियों की क्षेत्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो पटना में आयोजित की गई। तो आयुष मंत्रालय द्वारा, जो हमारे एक आयुष मंत्रालय है, जो भी परंपरागत और देसी तकनीक था, औषधि से, मेडिसिन से जुड़ा हुआ, उपचार से जुड़ा हुआ, उसके लिए एक हमारे देश के अंदर एक आयुष मंत्रालय बना। और इस आयुष मंत्रालय का मुख्य काम यही है कि जो परंपरागत जो हमारा तकनीक था, रोग निवारण तकनीक था, उसमें बेहतर अनुसंधान कर सके, रिसर्च कर सके, उसको हम बढ़ावा दे सकें। और इसीलिए उसी मंत्रालय के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है आयुष विभागों से जुड़ा हुआ। उस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार के पटना में किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा गंभीर अपराध में अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो याद रखिएगा 1443-2, 1443-2 या 14,432, 14,432 एक हेल्पलाइन नंबर है। 14432, याद रखिएगा डिजिट में 14432।
ये जो नंबर है, इसके माध्यम से आप क्रिमिनल के बारे में, अपराध के बारे में, जो गंभीर रूप से अपराधी है, अपराध है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं पुलिस को कॉल करके। पुलिस मुख्यालय से आप बात कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल है, इनका नाम सर्बानंद सोनेवाल ने बिहार के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। किस जिला में अवस्थित है? तो सारण जिला में। तो कल्लू घाट पर बना है। तो कल्लू घाट जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो है बंदरगाह है, बिहार में अभी पहली बंदरगाह बनी है। और यह सारण जिला जो है छपरा जिला है, वहीं पर इसका निर्माण हुआ कल्लू घाट में। तो याद रखिए कल्लू घाट कहाँ है? सारण जिला में। यहाँ क्या बन रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बना है। चलिए आगे देख लेते हैं। फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया। तो एक डेट तो कंफर्म याद रखिएगा कि 5 फरवरी 2024 को चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार लघु उद्यमी योजना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने पहले बताया कि बिहार में एमएसएमई उद्योग की बृहद संभावना है, और उसी पर ध्यान रखते हुए श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना 5 फरवरी 2024 का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत 94 लाख गरीब परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। वो आर्थिक सहायता कितनी होगी? तो 2 लाख रुपए। तो हम इस उद्यमी योजना के बारे में जान जाते हैं कि क्योंकि जो भी पीटी का एग्जाम होगा ना, अभी तो पीटी का एग्जाम होगा, थोड़ा डिटेल होगा, थोड़ा गंभीर एग्जाम होने वाला है। क्योंकि अगर यूपीएससी का देखेंगे, जैसे पहले बीपीएससी होता था तो सीधा पूछ लेता कि किस तारीख को शुरुआत हुआ बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत किस तारीख को, तो आपको याद आता है कि भाई 5 फरवरी 2024 को हुआ, आप टिक लगा लेते। लेकिन जब उन्होंने बताया है, हमारे जो बिहार बीपीएससी के जो अध्यक्ष थे, तो उन्होंने बताया कि परीक्षा चूंकि थोड़ा इस बार डिफिकल्ट होगी, कठिन होगी। तो कठिन होने का इतना ही मतलब है कि हम जिस योजना के बारे में अध्ययन करें उसके बारे में थोड़ा डिटेल पता हो। तो देख लेते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना क्या है। तो यह बिहार लघु उद्यमी योजना है, इसके तहत जो है 5 फरवरी 2024 को शुरू किए थे, श्री नीतीश कुमार जी द्वारा शुरू हुआ है। और इस योजना के तहत हम 2-2 लाख रुपए देंगे छोटा छोटा स्टार्टअप उद्योग के लिए, छोटा छोटा उद्योग स्थापित करने के लिए 2-2 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया जाएगा। और वैसे परिवार को दिया जाएगा जिनका 6,000 से कम सैलरी है, यानी वह परिवार जो साल में 6,000 से कम पैसा कमाते हैं, जिनका आय प्रति महीना 6,000 से भी कम है, प्रति महीना 6,000 से भी कम है, उनके लिए योजना है। और परिवार के किसी एक सदस्य को 2 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा, ताकि वो छोटा उद्योग स्थापित कर सके और इस रास्ते जो है स्वरोजगार प्राप्त कर सके और रोजगार का अन्य साधन का भी सृजन कर सके, ताकि बिहार का विकास हो। बिहार का विकास तभी होगा क्योंकि चीन का विकास भी देखेंगे तो चीन का जो मॉडल था शुरुआत के दौर में, चीन भी एमएसएमई पर बहुत बल दिया, और चीन भारत में के एमएसएमई से लगभग 5-6 गुना ज़्यादा एमएसएमई चीन के अंदर भी कार्यरत है। तो भारत और बिहार का विकास भी इसी रास्ते पर, बिहार में बड़ा बड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए हमारे पास कच्चा माल औद्योगिक ढांचा डेवलप नहीं है, तो हम एमएसएमई पर ज़्यादा बल दे रहे हैं, ताकि इस रास्ते जो है गरीबी को दूर किया जा सके और बिहार की विकास की गाथा को लिखा जा सके। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद के सदस्य एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव बंधर आजाद द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो हमारे जो एक राज्यवर्धन आजाद जी हैं, वो विधान परिषद के सदस्य भी है, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं, साथ में रोग विशेषज्ञ भी है, नेत्र रोग विशेषज्ञ है। उनकी एक पुस्तक को नीतीश कुमार जी द्वारा विमोचन किया गया। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो नीम का शहद। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, राज्यवर्धन आजाद जी जो एमएलसी है बिहार में और वो नेत्र रोग विशेषज्ञ भी है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है नीम का शहद। नीम का शहद पुस्तक लिखा है, उसको श्री नीतीश कुमार जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, उस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इसलिए महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है इस बीपीएससी के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फरवरी 2024 को बिहार में माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किस विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया? तो यह जो विधेयक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीका से जो हमारे बिहार में संगठनात्मक अपराध हो रहे हैं, बालू से जुड़ा हुआ, शराब से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, और महिलाओं के जो शोषण है उसके लिए भी संगठनात्मक तरीका से जिस तरीका से क्राइम बढ़ रहा है, उसी को नियंत्रित करने के लिए बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को लाया गया और इसको पारित किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि जो यह विधेयक लाया गया, इससे पहले बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 1981 था, उसको निरसित करेगा और यह विधेयक लागू हो जाएगा। अपराध नियंत्रण के लिए क्या किया जाएगा इसके तहत कि जितने भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और अन्य सुरक्षात्मक जो उपाय है उसका भी सुनिश्चित किया जाएगा।
और इस विधेयक के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से यह भी तय किया गया है कि जो भी फुटेज होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे निजी किसी का भी हो, वो 30 दिन तक का फुटेज मांगने की शक्ति सरकार के पास होगी। अगर कोई दुकानदार है, कोई निजी व्यक्ति हो, उसका भी अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उससे 30 दिनों का फुटेज मांग सकता है सरकार। तीसरा देखेंगे कि बालू माफिया, शराब, जमीन, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़े माफियाओं से लड़ने में मदद करेगा। और डीएम के पास शक्ति होगा कि डीएम के पास ये शक्ति होगा कि इन अपराधियों के खिलाफ वारंट जारी कर सके, अरेस्ट कर सके, जेल भेजने तथा जमानत देने का भी अधिकार होगा। तो एक विशेष पावर जो दिया गया है डीएम को दिया गया है, डीएम साहब को दिया गया है कि वो अरेस्ट भी कर सकते हैं, उनको जेल भी भेज सकते हैं, उनके विरुद्ध वारंट जारी कर सकते हैं, जमानत भी दे सकते हैं। तो यह जो विधेयक होगा निश्चित तौर पर काफ़ी बेहतर विधेयक है, और जो भी संगठनात्मक अपराध होता है बिहार के अंदर बालू, शराब, जमीन से जुड़ा हुआ, उसे लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के किस धाम का 115 करोड़ रुपए का विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया है? तो एक सिमरिया धाम बेगूसराय में है। सिमरिया धाम गंगा नदी के तट पर है, और सिमरिया धाम में देखेंगे कि जिस तरीके से आप कभी अगर बनारस गए होंगे घूमने के लिए, और निश्चित तौर पर जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई आप 2-3 तरीका से करते हैं। अभी नहीं जाना चाहिए जब एग्जाम आपका नज़दीक हो, लेकिन अगर आप निश्चित तौर पर अगर सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं तो विजुअलाइजेशन, कहते हैं ना कि इमेजिनेशन इज द मोर पावरफुल देन, मतलब आप रीड करते हैं जब अध्ययन करते हैं तो इमेजिनेशन जो है वो किसी भी जो भी माध्यम हम अध्ययन का है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है और सबसे शक्तिशाली माध्यम है। बात समझ में है ना? तो अगर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि बनारस घूमने जाएंगे, तो वहाँ जो ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ जो सांस्कृतिक दुनिया है, उसको आप देखेंगे तो विजुलाइज करेगा आपका मस्तिष्क, और बहुत ज़्यादा मेमोराइज होगा, और भिन्न भिन्न तरीके के तरंग विकसित करेगा, जो आपको जीवन को सोचने समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो जिस तरीके से आप जाएंगे तो गंगा आरती होता है, बनारस जाएंगे वहाँ शाम के शाम गंगा आरती होता है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जिसमें हम नदी को भी देवता मानते हैं, हम जो नेचुरल जितना भी रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, उसको पूजते हैं। उसी का एक बृहद रूप है गंगा आरती, जिसमें हम नदी की भी पूजा करते हैं, ठीक ना? तो उसी के जो प्रतिरूप के रूप में उसी तरीका से विकसित किया जा रहा है सिमरिया घाट को, और वहाँ लगभग 115 करोड़ की योजनाओं का निर्माण किया, जहाँ सीढ़ी का निर्माण होगा, सब कुछ वहाँ उसी प्रकार से विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसको सिमरिया घाट कहाँ है? बेगूसराय में, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। चलिए आगे देख लेते हैं। फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था के साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ। मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्टअप उद्योग कौन सी उद्योग होती है, तो जो भी स्टार्टअप उद्योग होती है, आपने जाना कि स्टार्टअप उद्योग होता है ना, वो अपने जीवन काल के बाल्यावस्था में होता है, मतलब शुरुआती दौर में होता है, उसका फिक्स मॉडल नहीं होता। और एक चीज़ आपने ये भी जानते होंगे कि जो स्टार्टअप होता है उसको पूंजी की बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके पास आइडिया तो होता है, लेकिन शुरुआती दौर है तो पूंजी नहीं होता। तो उसी के विकास के लिए बिहार सरकार क्या सीडीबी के साथ समझौता किया है। तो सीडीबी के बारे में आप जानते हो, क्योंकि सीडीबी का काम ही है पूर्ण वित्त करना, वित्त देना, एमएसएमई उद्योग को जो है फाइनेंस करता है, तो इसके साथ समझौता किया है। तो चलिए सीडबी को देख लेते हैं थोड़ा। सीडबी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सीडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह जो डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम करता है, जो भी एमएसएमई हमारा उद्योग है उसको ऋण प्रदान करता है। तो देखते हैं कि इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को हुआ था, संसद के एक अधिनियम के माध्यम से हुआ था। तो याद रखिएगा, संसद का एक अधिनियम हुआ था, उसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। तो यह सांविधिक निकाय के रूप में भी हो गया है, जब बैंक को वित्तीय संस्थाओं के पुनर्वित्त के सहारे वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये वित्तीय सहायता जो प्रदान करता है पुनर्वित्त के माध्यम से प्रदान करता है। सेवा क्षेत्र का वित्त पोषण, प्रत्यक्ष वित्त पोषण, जोखिम पूंजी, सतत वित्त पोषण आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्तीयन का भी काम करता है। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा पार्लियामेंट के एक्ट से बना है, और 2 अप्रैल 1990 की इसकी स्थापना हुई थी सीडबी का। चलिए आगे देख लेते हैं। फुल फॉर्म ही पूछ देता है कभी कभी यूपीएससी। तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के तहत बिहार में 33 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं का निर्माण की वर्चुअल आधारशिला रखी गई है। कौन रखा है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया। तो आप देखेंगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बृहद स्तर पर परियोजना चला, जिसमें 473 लगभग 500 रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाया जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट, आप देखते हैं कि निवेश जब आप पढ़ते हैं या फिर व्यय जब पढ़ते हैं बजट के अंदर, तो कैपिटल जो व्यय होता है हमारा, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को बेहतर माना जाता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो उसके बाद में चल के आउटपुट जो होता है, रिवेन्यू और इकोनॉमिक आउटपुट बेहतर होता है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए होता है। तो उसी में देखेंगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया जा रहा है कि जितने भी रेलवे स्टेशन है उसको आधुनिक बनाया जा रहा है। 500 लगभग 473 या 500 रेलवे स्टेशन है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी के तहत बिहार में भी देखेंगे 33 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है, उसमें 72 परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है। और पूर्व मध्य रेलवे के बारे में जानते होंगे कि जिस तरह भारत में 13 रेलवे जोन है, 19 रेलवे जोन है, उसमें से एक बिहार में भी है पूर्व मध्य रेलवे जोन ऑफिस है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। हाजीपुर हमारा जो है पैतृक या फिर हमारा निवास स्थान है, मैं वहीं मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बिहार की किस जल प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु राज्य सरकार के अनुरोध को मंजूरी दी है, वह है। तो उस परियोजना का नाम है बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना। तो याद रखिएगा, इस तरह के भी प्रश्न पीटी में आ जाते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना है, उसको ऋण लेना है, किससे? वर्ल्ड बैंक से लेना है, और इसलिए जो है केंद्र सरकार उसकी अनुमति दे रही है कि भाई आप ऋण ले सकते हैं। तो बिहार में जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बाढ़ पीड़ित राज्य है, बिहार में निरंतर बाढ़ आता है, और इस साल भी देखेंगे कि पूरा कोसी की जो जल स्तर जिस तरीके से बढ़ा था, अगर वो बैराज जो है कोसी पर बराबर टूट जाता तो निश्चित तौर पर 7-8-10 जिला पूरा पूरा बर्बाद हो जाता है। तो यह तो हर 1-2 साल पर होते रहता है। तो इसका एक जो मेजर प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि जल अपने आप में अभिशाप है, जल एक संसाधन है, और ऐसा संसाधन है जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इस पर जल पाया जाता है। जल ही जीवन है, एक टैगलाइन सुने होंगे। जबकि बिहार के लिए जल अभिशाप है। इसका कारण क्या है कि हमारे पास जल प्रबंधन का बेहतर तकनीक नहीं है, या फिर हम बेहतर जल प्रबंधन नहीं कर पा रहे, उसके लिए हमारे पास वित्त नहीं है, इतना फाइनेंस नहीं है कि हम बड़ा बड़ा बांध का निर्माण कर पाए या बेहतर तरीका से इसका प्रबंधन कर पाए। तो बिहार सरकार इस मेजर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए देखेंगे कि बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना लेके आई है। और चूंकि इस परियोजना के लिए सरकार को क्या चाहिए था कि बिहार सरकार, हम एक थोड़ा स्टैटिक्स थोड़ा समझ लेते हैं। ऑपरेशनल, देखिए जब भी आप तैयारी करें सिविल सर्विसेज का, तो थोड़ा ऑपरेशनल ज्ञान प्राप्त करें। जैसे कि कोई भी राज्य सरकार ऐसा नहीं कि किसी दुनिया के किसी भी देश से, किसी भी संस्था से जाकर स्वयं ऋण ले सकता है। इस तरीके के ऋण लेने के लिए उसको अनुमति लेना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेम चीज़ है कि बिहार सरकार को भी अगर विश्व बैंक से ऋण लेना है तो उसको अनुमति लेना होगा केंद्रीय सरकार से। तो केंद्र सरकार से अनुमति मांगा कि भाई हमको बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना चलाना है, उसके लिए हमको ऋण चाहिए, उसके लिए हमको फाइनेंस चाहिए, और हमको आपके फाइनेंस के अलावे हमको विश्व बैंक से भी फाइनेंस लेना होगा। तो हमको थोड़ा अनुमति दे दीजिए। तो अनुमति दिया गया है अभी। तो देख लेते हैं थोड़ा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने विश्व बैंक से ऋण लेने की मंजूरी दी है। तो आपसे यह यहाँ नहीं, आईएएस नहीं पूछा जा सकता है कि अगर कोई राज्य जो है, अगर कोई राज्य किसी भी दूसरे देश से या फिर दुनिया की अन्य संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना चाहती है, तो किस मंत्रालय से उसको मंजूरी लेना पड़ता है। क्योंकि पीटी में देखेंगे कि आप सीएससीपी के बारे में पढ़ते होंगे, जैसे कि एमएसपी के बारे में पढ़ते हैं, तो एमएसपी बात देता है ना कि मंजूरी किससे ले, कौन मंजूरी का फाइनल अप्रूवल कौन देता है, तो CCEA देता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर देता है। तो उसी प्रकार से आपसे यह पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशनल, चूंकि यह ऑपरेशनल नॉलेज है, तो याद रखिएगा जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, उसका जो आर्थिक मामला होता है ना, इकोनॉमिक अफेयर है डिपार्टमेंट है, वही इस तरीके की मंजूरी देता है कि आप ऋण ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो बिहार सरकार का जो बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना है, उसके लिए भी वही ऋण दिया है। अब इस प्रबंधन के बाद जान लेते हैं कि जो बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह हर खेत तक सिंचाई, पानी और निश्चय तथा जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़ा हुआ है। दूसरा, अनुमानित लागत इसका 4,415 करोड़ है, जिसमें से 30% राज्य सरकार, जबकि 70% वर्ल्ड बैंक जो है इसका फाइनेंस करेगा। 30% राज्य सरकार पैसा लगाएगा, 70% वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करेगा। यह सभी नदी, कोसी, गंडक, घाघरा आदि के जल प्रबंधन तथा बांध निर्माण के लिए सहायक होगा। तो इसके तहत जो है जितने भी नदी हमारे यहाँ बाढ़ पैदा करती है, उस पर जो बांध का निर्माण किया जाएगा, जहाँ जहाँ भी लगता है कि जल प्रबंधन के लिए अन्य परियोजनाओं का निर्माण करना होगा, वो सब किया जाएगा। इसमें हमारा प्रश्न आता है कि विश्व बैंक की स्थापना 1940 में हुई थी। IMF हुआ था उसी टाइम जो है, इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं IMF को और विश्व बैंक को। तो विश्व बैंक का उसमें नाम जो था पुनर्विकास एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD के रूप में स्थापित किया गया था। भारत सहित 189 सदस्य देश है, इसके भारत सहित 189 सदस्य देश हैं। और इसका 5 बैंक समूह है, अभी देखेंगे 5 बैंक समूह है, जिसका मुख्य काम दुनिया के अंदर जो विकासशील देश है उसका विकास करना, गरीबी दूर करना, ढांचा का निर्माण करना पर बल देना, और इसके माध्यम से दुनिया में शांति स्थापित करना, गरीबी को दूर करना काम है। और जो विश्व बैंक है, यह यूएनओ की विशेष एजेंसी है। तो यूएनओ का 17 स्पेशल एजेंसी है, एकदम याद होना चाहिए। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर 17 स्पेशल जो एजेंसी है याद होना चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न कभी भी पीटी में आता है प्रश्न, तो एक न एक प्रश्न वहाँ से रहता है, या फिर वो अगर याद हो तो आपको हेल्प मिल जाता है कि स्टेटमेंट को करेक्ट करने में, इनकरेक्ट करने में।
तो देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका कई रिपोर्ट भी आता है दुनिया के अंदर, तो रिपोर्ट से भी प्रश्न आता है। देख लीजिएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यह एनुअल रिपोर्ट होता है जो पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा 1978 से। सालाना इसको पब्लिश वर्ल्ड बैंक करती है, जिसमें क्या करता है कि डेप्थ एनालिसिस होता है वर्ल्ड के जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उस पर डेप्थ एनालिसिस होता है। अन्य जो इसका रिपोर्ट है विश्व बैंक का, देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, मानव पूंजी सूचकांक है, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट है। तो मानव पूंजी सूचकांक है, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हाल फिलहाल में बंद कर दिया गया है। तो चलिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में इतना बहुत होता है पीटी के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा कहाँ पर बापू टावर का गठन किया गया? तो बापू टावर पटना गदनी बाग में बना है। तो बापू टावर जो है 129 करोड़ रुपये की लागत से बनी है। और जो यहाँ मूर्ति और गैलरी बन रहा है उसका निर्माण अहमदाबाद के जो फैक्ट्री है वहाँ से बनती है। याद रखिएगा, जो अहमदाबाद का एक फैक्ट्री है वहीं से इसकी जितनी भी मूर्तियाँ लगी है, जो गैलरी बन रहा है उसका निर्माण हुआ है। तो भी प्रश्न पूछा जा सकता है बापू टावर के बारे में। बापू टावर में मुख्य रूप से जो गांधी जी है उनका बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुआ, बिहार में जितने भी आंदोलन हुए उनमें जो गांधी जी की भूमिका है और केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन में जो भूमिका है उसको दिखाया जाएगा इस बापू टावर के माध्यम से। और हमारा जो आज का महत्वपूर्ण अंतिम जो महत्वपूर्ण जो हमारा करंट अफेयर हो जाता है कि हिमाचल क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल नामक स्तनधारी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में देखा गया है। गोरल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एक गोरल नामक स्तनधारी जीव है। तो ये भी पीटी में आ सकता है कि निम्न में से कौन स्तनधारी जीव नहीं है? तो याद रखिए, गोरल एक नया स्तनधारी जीव है। और इस जो जीव है इसका नाम नेमोरहेडस है। नेमोरहेडस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो थोड़ा इसके बारे में जान जाते हैं गोरल स्तनधारी के बारे में, क्योंकि यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम नेमोरहेडस है। हिमालय की मूल निवासी बोविड प्रजाति है। यह हिमालय जो है अपना हिमालय क्षेत्र जो भी है वहाँ बोविड का है। और जब आप अगर जाएंगे, अगर बीपीएससी पास करेंगे या फिर नहीं बीपीएससी पास करते हैं, तो पद्मजा नायडू नेशनल पार्क एक हमारे यहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पद्मजा नायडू। यह दार्जिलिंग का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वहाँ है अवस्थित है। तो वहाँ इसको जब मैं वहाँ गया था घूमने के लिए, बीपाड के द्वारा ही, जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बीपाड है, जब हम लोग बीपीएससी पास करते हैं तो वहाँ जाते हैं हम लोग। हिमालयन इंस्टीट्यूट है भारत का। तो हिमालयन इंस्टीट्यूट में जब हम जाते हैं तो उसी के पास जो है पद्मजा नायडू एक जूलॉजिकल पार्क का है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ है। तो उसमें गोरल स्तनधारी जीव आपको दिख जाएगा। यहाँ बकरी और मृग जैसा आएगा। नीचे जब आप जाएंगे तो निश्चित पर आपको दिख जाएगा, आप खोजिएगा जाइएगा तो, अगर पास आप इस करते हैं तो आपको निश्चित पर भेजा जाएगा। तो बकरी और मृग जैसा यह दिखता है। यह स्तनधारी जीव है, बोविड प्रजाति का है और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, दक्षिण तिब्बत, भारत के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 3 में आता है। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर। तो दोस्तों आज हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। चलिए तैयारी करते रहिए बीपीएससी सत्र के लिए, और इस तरीके का हमारा अन्य वीडियो आते रहेगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।